अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस मैनेज कर रहे होंगे। बड़ा मुश्किल काम है। मैं यहाँ भी आप बच्चों से बार बार कहता होता था कि एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस मैनेज करना इट्स एन आर्ट। बहुत सारे बच्चे जो है वो बड़े अच्छी तैयारी के साथ बैठे होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंटली बैठे होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करना एक बहरहाल एक स्किल है, एक आर्ट है। और आज अपना बुक का फर्स्ट हाफ हम शुरू करने लगे। टेस्ट आप लोगों ने दे दिया हुआ है और आज इसकी डिस्कशन हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। फिर बार बार जो एक बात, जब हम एफएससी के ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे थे तो तब भी ये बात बार बार हुई थी और अब एक बार फिर यही बात समझा रहा हूँ आपको कि ये इट इज़ टफ, मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन। और क्या किया जा सकता है? इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन कंसिडरिंग द पेंडेमिक हमारे पास नहीं है। ये कंसिडरिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट हमारे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट मैं आप बच्चों के लिए की लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन की जब हम बात करते हैं बेटे तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं आपके। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हैगर्ड इज, अब हैगर्ड हमें पता है वीक को हम कहते हैं, समथिंग दैट इज ओल्ड, वोर्न आउट, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज वेस्टेड। अब जो हैगर्ड होगा वो क्या होगा? वेस्टेड, घुल गया होगा, वो ख़त्म हो गया होगा, ठीक है, एंड हो गया होगा, ख़त्म, दी एंड। तो वो आप सब बच्चों को याद है बड़ा कॉमनली। ओके जी। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हैपहैज़र्डली, हैपहैज़र्डली हमने पढ़ा था हैपेंड हैज़र्डियसली, ठीक है। किस तरह से अगर कोई चीज़ बेतरतीबी से इन केओस, इन केओटिक सिचुएशन हो रही है तो उसको आप हैपहैज़र्डली कहते हैं, ठीक है। या सडनली इंसिडेंटली हो रही है कोई चीज़ तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैपहैज़र्डली। तो यहाँ पर जो इसका सिनोनिम बनेगा दैट विल बी रैंडमली। रैंडम हम किस चीज़ को कहते हैं? समथिंग दैट इज़ नॉट फॉलोइंग एनी ऑर्डर, दैट इज़ नॉट फॉलोइंग एनी सीक्वेंस, तो उसको हम रैंडमली कहते हैं। देन नेक्स्ट वन देखिए जी, द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हॉटी, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉटी। हॉटी हम कहते थे दैट इज़ प्राउड, वेन, एरोगेंट, उसको हम कहते थे। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन सी, दैट इज हम्बल। डेल्टम पे जाते हैं जी। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जोपार्डी, जोपार्डी कहते थे हम बेसिकली डेंजर, पैरल, ख़तरा, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अगेन इट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज प्रोटेक्शन। एक तरफ ख़तरा है और दूसरी तरफ तहफ़्फ़ुज़ है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। अगर हम इस पे आते हैं तो आर करेक्ट स्पेलिंग विल बी अल्फा, किंडर, और नेक्स्ट अगर हम करेक्ट स्पेलिंग पर जाते हैं तो दैट इज डेल्टा मिनिस्ट। मीनवाइल, ये एक सेंटेंस की सूरत में भी दे दिया है। मीनवाइल वी हैव द ब्लैंक पिक्चर्स ऑफ हिलरी क्लिंटन सेलिब्रेटिंग हर हस्बैंड ट्रायम्फ। ट्रायम्फ हम कहते हैं विक्ट्री, फतह। अब आप देखें कि मेनेस तो नहीं हो सकता, मेनेस तो क्या है? दैट इज समथिंग डेंजर। ओके, फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन आपको पता है, टकराव को कहते हैं, आप फिजिक्स में भी इसको बार बार पढ़ चुके हैं। और एग्जेस्परेशन आपने पढ़ा हुआ है, एग्जेस्परेटिंग टोन, ठीक है, उसमें द पीस ऑफ स्ट्रिंग में वो कहते हैं मिस्टर मनाना द सिंपल कंट्रीमैन lifted his hand, spat on one side to attest his honor and said in the most exasperating tone, ठीक है, वहाँ आपने ये पढ़ा। तो exasperation तो है, that is anger, irritation। तो triumph, फतह के वक्त irritation नहीं होगी। So the last option we are left with is option C, that is jubilant। So यहाँ तक हमने जो है वो कर लिया। अब ऑनवर्ड आगे देखते हैं, कहते हैं कि बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड कॉज हिम टू लूज हिज बैलेंस, ठीक है। अब बॉय वेट नहीं हो सकता, इट मस्ट बी बॉयज वेट, बिकॉज आपने उसका पोजेशन शो करना, वेट ऑफ द बॉय बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं। तो इट विल बी ऑप्शन अल्फा, क्योंकि बॉय वेट नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी बॉयज वेट। नेक्स्ट देखिएगा जी, द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स टू पैकिंग फॉर्मिंग अ डिवोटेड कॉस्टली पिलग्रिमेज आर नाउ मोर न्यूमरस। अब ये बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर है, लेकिन बार बार मैं कहता हूँ, आपको समझाया भी है, पहले भी बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कोई अलग से टॉपिक मौजूद नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली बनता है करेक्ट यूज ऑफ नाउन, करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन एंड मॉडिफायर। इन चारों का अगर आप मिक्स करेंगे तो बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का जो डिसएग्रीमेंट है वो होता ही तब है जब आप नाउन इनकरेक्टली यूज़ करें, जब आप प्रोनाउन यूज़ करें। जैसे सपोज आपके लास्ट ईयर का पेपर आप बच्चों ने देखा हुआ है, उसमें वो कहते हैं द हेडक्वार्टर्स वांट्स यू। अब हेडक्वार्टर्स क्या है, ऑल्दो के फॉर्म इसकी प्लूरल है बट सिंगुलर फॉर्म है, बट सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है, इट इज़ अ सिंगुलर नाउन। जैसे बहुत सारे और दूसरे हैं हमने उसमें किए हुए, फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, क्लासिक्स है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है, ऑल्दो कि इनके साथ एस लग रहा है। तो यहाँ भी हेडक्वार्टर्स भी ऑल्दो के उसके साथ एस यूज़ हो रहा है बट इट इज़ अ सिंगुलर। तो वो इनकरेक्ट यूज़ ऑफ नाउन की वजह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर क्रिएट हुआ है। तो बेसिक एरर जो है वो हमारा दैट इज़ द एरर इन द यूज़ ऑफ नाउन, नॉट एरर इन द यूज़ ऑफ सब्जेक्ट। Error in the use of noun has basically provoked the error in the subject verb agreement. So यहाँ भी देखिए वही है, the crowd of official visitors. Now crowd is a collective noun, ठीक है। collective noun जब आप करेंगे तो collective noun आपको पता है कि क्या होता है, हो भी उसमें डिवीजन ना हो, यूनानिमसली कोई चीज़ की जा रही हो, तो क्राउड वो कलेक्टिव नाउन के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स है चूँकि, तो इसलिए क्या होगा, इज़ नाउ मोर न्यूमरस, ठीक है। सो ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी, अगेन इट विल बी ऑप्शन सी। नंबर 10 पे चलेंगे, हिस्ट्री शोज ऑन एवरेज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक्स is much higher than that of any investment. अब देखिए, now the rate of return in the on stocks has been compared with all the other investments. तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्या रह रहा है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री हमने पढ़ी थी पहले कि कंपैरेटिव डिग्री इज ओनली यूज फॉर कंपेयरिंग टू नाउन्स, लेकिन यहाँ पर दो नाउन कंपेयर नहीं किए जा रहे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑन स्टॉक्स इज कंपेयर्ड विद ऑल अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो दो सूरतें हो सकती हैं, या तो हम क्या करें, या तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर लें, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल भी की थी कि जी इकबाल इज़ ग्रेटर दैन एनी अदर पोएट इन ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये हो सकता है, या हम ये कर सकते हैं कि इकबाल इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ पाकिस्तान, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करें। तो अब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करने का तो मार्जिन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम एनी के बाद क्या यूज़ करेंगे, एनी अदर इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पर हमारी ऑप्शन क्या बनेगी, आर ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। आगे चलते हैं जी, द नंबर ऑफ केसेस ऑफ टेटनस वर रिड्यूस्ड टू अ टाइनी प्रोपोर्शन।
अब यहाँ भी देख लें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर डेवलप हो रहा है, लेकिन दैट इज़ द एरर ऑफ एडजेक्टिव एक्चुअली, मॉडिफायर का बेसिकली ये गलती है, बिकॉज द नंबर ऑफ के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, और अ नंबर ऑफ के साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। और ये आपकी, अगर आप जाके अपनी बुक देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ें एडजेक्टिव की कैटेगरी में मिल जाएंगी, ठीक है। सो इसलिए आप बच्चों से ये बात शेयर कर रहा हूँ कि आई नो कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर वरीड कि जी उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, तो इसलिए आप बच्चों को ये क्लैरिफाई इसलिए ये चीज़ की कि वो वहाँ मौजूद है, आप उसको थोड़ा डिफरेंट हेडिंग्स में मौजूद है, क्योंकि एडजेक्टिव के एरर है तो उसको हमने एडजेक्टिव में ही मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पर द नंबर ऑफ केसेस नहीं आएगा, द नंबर ऑफ केसेस के साथ वर्ब नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इट विल बी was. Pastor entered for the competition and settled the matter once and for all in the negative होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके कि नाउन के साथ क्या लगता है, कुछ सर्टन फ्रेजेस हैं उनके साथ क्या लगता है, इन द नेगेटिव, इन द पॉजिटिव, इन द अफर्मेटिव, इस तरह से। सो इसमें हमारी ऑप्शन क्या बनेगी, और ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं जी हम नंबर 13, दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी विच टुक प्लेस एज सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट एज ब्लैंक यूनिफॉर्म कुड बी। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है और साथ आपको इसकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसके हम यूज़ करेंगे ऑप्शन बीटा हम यूज़ करेंगे, ऑल दो कि आपके बुक में जो है वो ऑप्शन अल्फ़ा है, ठीक है। उसकी रीज़न सुन लें, बार बार आपको कहा भी हुआ है कि उसमें लिटरेरी लाइसेंस उन बहुत सारे लोगों को हासिल है, सो ऐसी चीज़ें नॉर्मली आएंगी नहीं, लेकिन इन केस आपको करवा रहा हूँ कि अगर आएँ तो आपने ग्रामर के रूल को फॉलो करने हैं, बुक को फॉलो नहीं करना। और इस पर हम बहुत सी चीज़ें कर चुके, जैसे आपको याद होगा एक हमने किया था कि बटन बटन में ही है, हु डू यू रिप्रेजेंट, अब होम डू यू रिप्रेजेंट होना चाहिए था यहाँ पे, बट उसने कर दिया, उसके लिए एक्सेप्टेबल है। ये जैसे आप पोएम है आपकी लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ, अब उसमें उसने दा यूज़ नहीं किया हुआ, हालांकि दा यूज़ करना चाहिए था। सो इस तरह की और चीज़ें भी इसमें मतलब एरर्स अगर कोई आए तो वो लिटरेरी लाइसेंस उनको हासिल है, हमें हासिल नहीं है। हमें आएगा तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर हम मूव करेंगे। और उसमें रूल क्या था, कोई प्रॉपर नाउन अगर आएगा और वो सिंगल सिलेबल पे है तो हम क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी प्लस एस, जिसके हमने एग्जाम्पल की थी चिप्सेस। अब चिप्स सिंगल सिलेबल का वर्ड था तो एपोस्ट्रॉफी भी हमने ऐड किया और एपोस्ट्रॉफी के बाद एस भी ऐड किया, लेकिन जब मोर देन वन सिलेबल होगा तो फिर हम क्या करेंगे, ओनली एपोस्ट्रॉफी will be used at the end. सिर्फ क्या करेंगे, उसके एंड पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो हमारे बनेगी दैट विल बी जॉर्जिस।
लेकिन आपकी बुक में जैसे मैंने आपको बताया कि बुक में उसने उसके बाद एस लगाया हुआ है, दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एलाबोरेशन, कि मतलब कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि जॉर्जियस के बाद उसकी आप पोजेशन शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने ग्रामर के रूल को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा जी, नंबर 14 हमारे पास आ रहा है, आफ्टर द ड्रम बीट सीज्ड द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल। अब यहाँ भी देख लें, दो चीज़ें सीक्वेंस में हो रही है ना, आफ्टर दोनों ही पास्ट में है, तो फिर अंडरस्टूड है कि एक पास्ट परफेक्ट में होगी और एक पास्ट में होगी, बिकॉज पास्ट परफेक्ट है क्या, पास्ट परफेक्ट है ये past perfect, it is actually past of the past, माजी का भी माजी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी दैट विल बी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं जी। द यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स दैट एवरी स्टूडेंट राइट्स एन एसे फॉर द फाइनल एग्जाम। अब हमने किया था कि कहीं भी रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेशन, इम्पॉर्टेंस, एम्फसिस आएगा तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, प्रेजेंट सब्जंक्टिव के तौर पे। और प्रेजेंट सब्जंक्टिव जो है आपको पता है कि उसके बाद सिंपल बेयर इन्फिनेटिव लगता है और कोई चीज़ नहीं लगती। द यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स दैट एवरी स्टूडेंट राइट एन एसे फॉर द फाइनल एग्जाम। सो हमारी जो ऑप्शन बनेगी करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी ऑप्शन डी। और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, ये क्या है, इट इज़ प्रेजेंट subjunctive and that is always followed by bare, that is always followed by bare infinitive. नेक्स्ट देखिएगा जी, द होल बिल्डिंग शूक एज इफ इट वर बीइंग लिफ्टेड ऑफ इट्स फाउंडेशन। सो इसमें जो ऑप्शन बनेगी हमारे पास, ये फिर कह रहा हूँ जैसे ऊपर प्रेजेंट सब्जंक्टिव था तो ये क्या है, दैट इज और पास्ट सब्जंक्टिव में हम क्या करते हैं, पास्ट प्लस प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म हम इसकी यूज नहीं करते। तो पहले में देखिए क्या गलती है, लिफ्टेड ऑफ देयर फाउंडेशन, ये एंटीसीडेंट की गलती है, बिल्डिंग के लिए देयर नहीं यूज कर सकते। तो होल बिल्डिंग शोक एज इफ इट वाज, यहाँ पर वाज की गलती है क्योंकि पास्ट के साथ हमने क्या यूज करना है, प्लूरल फॉर्म हमने यूज करनी। नेक्स्ट देखिएगा, द होल बिल्डिंग शोक एज इफ इट हैड बीइंग, अगर हैड बीन होता तो फिर भी ठीक था, बीइंग की बेसिकली प्रॉब्लम है यहाँ पर। और लास्ट वन क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन देखिएगा, दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इज इम्प्रूव लिविंग कंडीशन एंड चेंज पीपल। यहाँ आप देखिएगा ये कॉजेटिव वर्ब की या बेयर इन्फिनिटिव की बुनियादी तौर पर गलती है। दिस लेसन शुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड नहीं आएगा, दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड आएगा। सो इस हिसाब से आर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन लास्ट की मैंने सॉरी ऑप्शन नहीं लिखी, 16 की डेल्टा है और 17 की ऑप्शन हमारे पास बनेगी चार्ली। आगे देखिएगा, इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू यूज इंडिजिनस इक्विपमेंट व्हेन विच वे नॉट अवेलेबल कैन बी प्रॉम्प्टली प्रिपेयर्ड। अब इसमें वेरी लेस नहीं हो सकता, एडजेक्टिव का प्रॉब्लम है, लिख भी देता हूं इधर। कंपैरेटिव डिग्री जो है इसके साथ मच यूज करते हैं, वेरी यूज नहीं करते। सो फर्स्ट वन में देखें हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है जी, वेरी लेस टाइम। दूसरे में इट टेक्स अ लेस टाइम, टाइम काउंटेबल नहीं है।
इट टेक्स सो लेस टाइम, सो भी हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, इट विल ऑलवेज बी मच। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, मैंने फिर most of the members paid their dues without me asking them। अब प्रॉब्लम यहाँ पर फिर जेरेंट से रेलेवेंट है। जेरेंट से पहले हम क्या करते हैं, ओनली possessive adjectives can be used। तो possessive pronoun या objective case of pronoun नहीं आएगा, क्या आएगा, most of the members paid their dues without my asking them, कि उन्होंने बगैर मेरे कहे सारे के सारे जो ड्यूज थे उनको क्लियर कर दिया। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डेल्टा। Last one, when confronting the enigma of Chinese planet, many two Westerns। अब many two हम यूज़ नहीं करते, नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, too many यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह too much भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि too much क्या है, that is used for countable। इसी तरह much to हम यूज़ नहीं कर सकते, because much to यूज़ करते हैं for adjectives, nouns के लिए यूज़ नहीं होता। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगी, the last option we are left with is option D। सो ये था जी आपका इंग्लिश वाला पोर्शन। अब हम चलते हैं अपने लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन की तरफ। अच्छा जी, लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन पे जाने से पहले एक दो चीज़ें फिर आपको बता दूं, इधर मैं बल्कि लिख भी देता हूँ इसको। एक दो चीज़ें फिर बता दूं। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि जी वेरिएंस बहुत है, तो देखिए वेरिएंस तो इसमें आएगी। वेरिएंस इसलिए आएगी बिकॉज इंसानी जो दिमाग है उसकी डाइवर्सिटी बेतहाशा। सो यू कैन मेक मिलियंस एंड बिलियंस एंड इवन ट्रिलियंस ऑफ क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहें। बट आई एम ग्लैड टू टेल यू कि अभी भी पीएमसी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से, मेजॉरिटी ऑफ देम, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, ख़ासतौर पे कॉज एंड इफेक्ट के, लॉजिकल रीजनिंग के, लॉजिकल कंक्लूजन्स के, कोर्स ऑफ एक्शन के, ये जितने भी आ रहे हैं ये सारे के सारे वही हैं जो हमने यहाँ ऑलरेडी किए हुए। सो इट्स अ गुड थिंग जी कि हमने जो जहाँ जो जो चीज़ें हमने प्रैक्टिस की हैं उसी तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी आ रही हैं। सो एक और वेरिएंस हम ऐड करने जा रहे हैं, देखिएगा। एक्सरसाइज टू जिम एज ईटिंग इज टू ब्लैंक। अब आप क्या करते हैं, यू गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज। अब ईटिंग के साथ इस तरह का रिलेशन किस तरह बनेगा, ये तो नहीं हो सकता यू गो टू फूड फॉर ईटिंग, नहीं हो सकता। यू गो टू डाइटिंग फॉर ईटिंग, नो। You go to fitness for eating, no. You go to restaurant for eating, ठीक है। So the correct option will be option delta। अब इसमें करना क्या होता है, करना ये होता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि डेवलप अ वन लाइनर। वन लाइनर क्या होता है, कोई ऐसा सेंटेंस जो बहुत ब्रीफ हो लेकिन आपको रिलेशन इस्टेब्लिश कर दे। जैसे मैंने यहाँ कहा यू गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज, अब ये उनका रिलेशन है। यही रिलेशन, यही वन लाइनर अब बाकी सब पे अप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर। जैसे मैंने भी कहा कि यू कैन नॉट गो टू फूड, ठीक है, for eating, you cannot go to dieting for eating, you cannot go to fitness for eating, but you can go to restaurant for eating। ठीक है, तो इस तरह से अपने,
और इज टू रोबोट एज फुट इज टू, अब देखें क्या होगा जी, और इज टू रोबोट, और इज यूज टू मूव द बोट, और कहते हैं चप्पू होता है ना कश्ती का उसको, और इज यूज टू मूव द बोट। अब यहां पर इसी तरह हमने आगे देखने कि रनिंग, फुट इज टू रनिंग, ठीक है, फुट इज यूज फॉर स्नीकर, फुट इज यूज टू मूव स्नीकर, नो, फुट इज यूज टू मूव स्केटबोर्ड, नो, फुट इज यूज टू जंपिंग, नो, तो ऑप्शन क्या आएगा, फुट इज टू रनिंग। जैसे और बोट को मूव करने के, जैसे रोबोट को मूव करने के लिए और की ज़रूरत है, वैसे रनिंग के लिए हमें क्या है, फुट की ज़रूरत है। अब आप कह सकते हैं सर जंपिंग की ज़रूरत भी है, बट जंपिंग पे फुट का कोई रोल एज सच नहीं है, इन अ वे कि वो हमें आगे मूव नहीं करता। जो और है वो कश्ती को वहाँ उछाल नहीं रहा होता, वो क्या कर रहा था, इट हेल्प्स इट मूव, वो उसको मूव करने में मदद देते हैं, ना कि उसको जंप करने में। तो यहाँ भी मूव करने में हमें फुट हेल्प करता है, रन करने में हमें हेल्प करते हैं। सो इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो बनेगी दैट विल बी ऑप्शन ए। आगे देखिएगा जी, सम ग्रुप्स वांट टू आउटलॉ बर्निंग द फ्लैग। अब ये मेन आइडिया इन्फ्रेंस है, मैं इधर लिख भी देता हूँ इसको, दैट इज मेन आइडिया इन्फ्रेंस, आपने कैसे उस मेन आइडिया को कंसिडर करना। सम ग्रुप्स वांट टू आउटलॉ बर्निंग द फ्लैग, आउटलॉ कहते हैं कानूनी तौर पे किसी चीज़ को बैन करना। They say that people have fought and died for the flag and that citizens of the United States ought to respect that. But I say that respect cannot be legislated. Also, most citizens who have served in the military did not fight for the flag, they fought for what the flag represents. Among the things the flag represents is freedom of speech, which includes, I believe, the right for a citizen to express displeasure with the government by burning the flag in protest. ठीक है, अब ये उसने कह दिया, एक पूरा थीम आपको दे दिया। Which of the following best expresses the main point of the passage? Only veterans care about the flag burning issue. Flag burning almost never happens, so outlining it is a waste of time. ये तो नहीं है, ऊपर ये दोनों चीज़ें नहीं है, क्योंकि उसने ये तो नहीं कहा कि जो वेटरन है, वेटरन कहते हैं एक्सपीरियंस लोगों को, बुढ़ापे लोगों, बूढ़े लोगों को, तो उन्होंने तो नहीं बर्निंग, फ्लैग बर्निंग उनके लिए तो नहीं है। फिर दूसरा वो कह रहे हैं कि जी ये भी उसने कहीं नहीं कहा कि चूँकि लोग करते ही नहीं है तो लिहाजा इसको आउटलॉ करने की ज़रूरत क्या है, भाई कर रहे हैं तो इसको आउटलॉ करने की ज़रूरत पेश आई है। फ्लैग बर्निंग विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द नेक्स्ट इलेक्शन, ऐसा भी उसने कुछ नहीं कहा। टू आउटलॉ फ्लैग बर्निंग इज टू आउटलॉ व्हाट फ्लैग रिप्रेजेंट्स, ठीक है, दिस इज व्हाट द करेक्ट ऑप्शन इज। सो हमारी यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगी दैट विल बी ऑप्शन डेल्टा, क्योंकि वो यही कहना चाह रहा है उसमें कि भाई फ्लैग, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस उन चीज़ों की है जो जिनको फ्लैग रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी टू आउटलॉ फ्लैग बर्निंग इज टू आउटलॉ व्हाट द फ्लैग रिप्रेजेंट्स, कि वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, मतलब बेसिक फिजिकल नीड्स की बात नहीं कह रहा, बेसिक मेंटल नीड्स की बात कर रहा हूँ, कि जब हम अपना डिस्प्ले शो करना चाहते हैं, अपना जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शो करना चाहते हैं, कोई अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो वो अगर आप झंडे को जला देंगे और झंडे को जलाने को बैन करेंगे तो इट मीन्स आप उन बेसिक ह्यूमन राइट्स को भी बैन करें। सो दिस इज द मेन आइडिया। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड वीकन द स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट। अब कौन सी चीज़ ऐसी है कि अगर वो ठीक हो जाए, अगर वो सही हो, तो फिर जो स्पीकर है उसका आर्ग्यूमेंट बहुत वीक हो जाएगा। एन एक्शन इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर हम ये कहें कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि आप किसी को जाकर चपेट मार दें और कहें कि ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक्शन इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ओनली स्पीकिंग।
पीपल हु बर्न द फ्लैग यूजुअली कमिट अदर क्राइम्स एज वेल, कि जो झंडे जलाते हैं वो सिर्फ झंडे नहीं जलाते हैं, वो दूसरे काम भी करते हैं। द फ्लैग वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट अंटिल 1812। ये तो उसको सपोर्ट कर देगा ना, कि वो कहते हैं कि फ्लैग की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये तो उसको सपोर्ट करेगा कि भी 1812 तक तो फ्लैग था ही नहीं, तो उससे पहले क्या थे, लोग फिर अपने मुल्कों के लिए जान नहीं दिया करते थे। स्टेट फ्लैग्स आर ऑलमोस्ट नेवर बर्न्ड, तो मोस्ट पीपल आर अगेंस्ट फ्लैग बर्निंग। इसमें से इन चौथी और पांचवी में से भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आर्ग्यूमेंट को वीक कर देगी। आर्ग्यूमेंट को वीक करने वाली चीज़ जो है दैट इज अल्फा। ये एक आर्ग्यूमेंट है और तगड़ा आर्ग्यूमेंट है कि अगर ये कहा जाएगा, अगर इस बात को सही माना जाए, तो फिर जो राइटर है उसका क्लेम बड़ा फॉल्टी हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये तस्लीम कर लेंगे, ये मान लेंगे, इफ़ यू एक्सेप्ट कि भी एक्शन करना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच, इज़ नॉट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फिर ऑटोमेटिकली जो स्पीकर है उसके आर्ग्यूमेंट में वजन कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द आर्ग्यूमेंट मेड बाय द स्पीकर, कि इसमें से कौन सी चीज़ें वही हैं जैसे जो आर्ग्यूमेंट स्पीकर ने बिल्ड किया। द रिच शुड नॉट बी अलाउड टू बाय पॉलिटिशियंस, सो द कांग्रेस शुड enact campaign finance reforms. The idea of freedom of religion also means the right not to participate in religion, so mandated school prayer violates freedom of religion. The constitution guarantees freedom to own property, so taxes should be illegal. Convicted felons should not have their convictions overturned by a technicality. In order to understand what may be constitutional today, one needs to look at what the laws were when the constitution was enacted. ये लास्ट ऑप्शन जो है यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन, कि वो बेसिकली कह रहे हैं कि जो चीज़ आज लीगल है वो हमेशा से लीगल नहीं थी, और जो चीज़ आज इलीगल है वो हमेशा से इलीगल नहीं थी। और मैं हमेशा आप बच्चों को पता है मैं कहा करता हूँ कि किसी चीज़ का लीगल होना या इलीगल होना मैटर नहीं करता, किसी चीज़ का सही होना या गलत होना मैटर करता है। और अगर आप सिर्फ लीगल और इलीगल की बहस में पड़ जाएंगे तो फिर मैं आप बच्चों को एग्जांपल दे चुका पहले भी एक बार, किसी पता नहीं किस MCQ के हवाले से, कोई आई हैव अ ड्रीम के हवाले से कोई बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि रिमेंबर एट वन टाइम स्लेवरी वाज आल्सो लीगल, ठीक है, गुलामी लीगल थी उस दौर के हिसाब से। सो किसी चीज़ का लीगल होना उसको ठीक नहीं कर देगा, ठीक है, ठीक वो तभी होगी जब वो इन प्रिंसिपल ठीक होगी। The literacy rate in the district has been increasing for the last 4 years. 4 साल से लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन है, 4 साल से जो है कॉज एंड इफेक्ट का है, सॉरी। The literacy rate in the district has been increasing for the last 4 years. The district administration has conducted extensive training program for the workers involved in the literacy drive. अब दो काम हो रहे हैं और दोनों पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं कि जी लिटरेसी रेट बढ़ है, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं कि जो ड्राइव का मतलब होता है कैंपेन, कि वो लोग जो इस लिटरेसी ड्राइव में, इस लिटरेसी कैंपेन में शामिल थे, उनको जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बड़े रिवॉर्ड्स भी दे रही है। तो अब क्या हो सकता है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 और 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। स्टेटमेंट 1 is the cause and statement 2 is its effect. Statement 2 is the cause and statement 1 is its effect. Yes, ये ऑप्शन जो है, बीच ऑप्शन इसमें हमारी बिल्कुल सही है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है लिटरेसी रेट या लिटरेसी कैंपेन में शामिल जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट कर रही है, उनको रिवॉर्ड्स दे रही है। तो वो क्या करेंगे, दे विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द गेम, दे विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कैंपेन, सॉरी गेम कह दिया। तो जब वो कैंपेन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली द लिटरेसी रेट विल गो अप, वो ऊपर जाए। द स्कूल अथॉरिटी हैज आस्क्ड द ex students to attend special classes to be conducted on Sundays. The parents of the students have withdrawn their wards from the attending private tuitions conducted on Sundays. कि स्कूल्स ने कहा कि जी आप खुद ही आ जाए, संडे को हम आपको खुद ही पढ़ा दिया करेंगे विदाउट एनी चार्जेस। तो बच्चों के वालिदैन ने क्या किया कि उनको प्राइवेट ट्यूशन सेंटर से उठा लिया। अब स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स इफेक्ट। ये पहली ऑप्शन जो है
वो क्या है, वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन वो इसलिए है कि देखिए जब स्कूल ने खुद पढ़ाना शुरू कर दिया, संडेज़ को ही पढ़ाना शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली बाकियों के लिए फिर कोई जगह नहीं बचेगी, बाकियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स पे बच्चों के लिए वालिदैन के लिए बच्चों को भिजवाना। दैट विल बी वेरी टफ बिकॉज दे विल फील कि भी वही काम हम वहाँ फ्री में कर रहे हैं, वाई शुड वी पे। सो इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज़ द कॉज कि उन्होंने फ्री स्कूल अनाउंस किया। इफ़ेक्ट क्या हुआ कि उन्होंने सारे प्राइवेट ट्यूशन सेंटर से जो पेड ट्यूशन सेंटर्स थे वहाँ से हटा के बच्चों को क्या किया, बच्चों को उनके अपने स्कूल ही में एडिशनल क्लासेस के लिए भेज दिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटे अपना स्टेटमेंट नंबर 28 है जो हमारा MCQ, ऑल फिश एंड टॉर्टोइज एंड नो टॉर्टोइज इज अ क्रोकोडाइल। अब ये तो दो हमारे प्रीमाइसेस हो गए। देन नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, यस दैट इज ट्रू बिकॉज ऑल फिश आर क्या हैं, दे आर टॉर्टोइज। सो नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, ऑब्वियसली कोई भी क्रोकोडाइल जो है वो फिश नहीं बन सकता बिकॉज फिश तो क्या है, सारी टॉर्टोइज हैं। एंड देन नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, यस ये भी बिल्कुल सही है बिकॉज ऑल द फिश आर ऑलरेडी टॉर्टोइज, वो पहले टॉर्टोइज बन चुकी हुई हैं। सो ना जो है वो पहले वाले में कोई प्रॉब्लम है ना दूसरे वाले में प्रॉब्लम है। सो इसलिए हम इसके लिए ऑप्शन कौन सी चूज करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन ईटा, दैट इज बोथ 1 and 2 फॉलो। इसके बाद आगे देखिएगा, सम डेडिकेटेड सोल्स आर एंजल्स, कुछ जो डेडिकेटेड सोल्स हैं वो क्या हैं, दे आर एंजल्स। एंड ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल्स, ये सारे सोशल वर्कर्स भी क्या हैं, वो भी एंजल्स हैं। अब आगे देखिएगा, सम डेडिकेटेड सोल्स आर सोशल वर्कर्स, ऐसा तो उसने कहीं नहीं कहा हुआ क्योंकि जो डेडिकेटेड सोल्स हैं वो तो क्या हैं, एंजल्स हैं। एंड देन दूसरा सम सोशल वर्कर्स आर डेडिकेटेड सोल्स, ये भी नहीं उसने कहा क्योंकि सोशल वर्कर्स क्या हैं, वो तो सारे के सारे क्या हैं, दे आर ऑल एंजल्स। सो इसलिए ना 1 आएगा ना 2 आएगा बिकॉज सारे के सारे जो सोशल वर्कर्स हैं वो भी वैसे नहीं हो सकते और इसके रिवर्स भी नहीं जाया जा सकता। ठीक है, डेडिकेटेड सोल्स जो हैं वो सोशल वर्कर्स नहीं हो सकते और सोशल वर्कर्स जो हैं वो क्या हैं, वो डेडिकेटेड सोल्स नहीं हो सकते क्योंकि सोशल वर्कर्स क्या हैं, एंजल्स हैं और डेडिकेटेड सोल्स भी क्या हैं, दे आर ऑल एंजल्स। सो जो डेडिकेटेड सोल्स हैं वो सोशल वर्कर्स नहीं बन सकते बिकॉज दे आर ऑलरेडी एंजल्स। एंड द सेकेंड थिंग इज सोशल वर्कर्स कैन नॉट बी डेडिकेटेड सोल्स बिकॉज सोशल वर्कर्स आर ऑल एंजल्स, वो तो पहले ही बन चुके हैं। सो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन हम फॉलो करेंगे ऑप्शन डी, दैट इज नीदर 1 nor 2 follow। नेक्स्ट देखिएगा, नो जेंटलमैन इज पुअर एंड ऑल जेंटलमैन आर रिच। ठीक है कि कोई भी जेंटलमैन गरीब नहीं है बल्कि सारे जेंटलमैन क्या हैं, बहुत अमीर हैं। कंक्लूजन देखें, नो पुअर मैन इज रिच, ऐसा तो उसने नहीं कहा, पुअर का तो कंपैरिजन ही नहीं है कहीं, वो तो जेंटलमैन के रिच और उसकी बात कर रहे हैं। एंड नो रिच मैन इज पुअर, ऐसा भी उसने नहीं कहा, ऊपर एटलीस्ट उसने नहीं कहा। और वैसे भी आपको पता है लॉजिकली भी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है कि कोई रिच आदमी जो है वो तो मतलब ठीक है, वो इसको तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता ना कि ऑब्वियसली जो रिच आदमी होगा वो पुअर नहीं होगा, बट इसका जेंटलमैन होने से कोई ताल्लुक दोनों का इस्टेब्लिश नहीं होता। ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ भी ऑप्शन अपनी कौन सी फॉलो करेंगे, ऑप्शन डेल्टा हम अपनी यहाँ भी फॉलो करेंगे। ठीक है मेरे बेटे, इसके साथ ही हम अपना आज का ये जो लेक्चर है इसको वाइंड अप करते हैं। आई डू होप कि आप बच्चों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, देखा होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, और जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम्स, कोई कन्फ्यूजन्स, कोई लैकिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप लोगों के पास नंबर्स हमारे अवेलेबल हैं, सारे टीचर्स के नंबर्स अवेलेबल हैं। इसीलिए आपको अपने ऑफिशियल नंबर आप सारे बच्चों से शेयर किए हुए इंस्टीट्यूशन ने कि जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम, माइनर सा प्रॉब्लम भी आता है
तो यू शुड नॉट हेजिटेट, आपने उसको फ़ौरन से पहले इंटीमेट करने, एंड इंशाल्लाह वी विल बी वेरी मच देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज। समटाइम ये हो सकता है कि कहीं कोई थोड़ा कह लें कि फ़ौरन से रिप्लाई, झट से रिप्लाई ना आए, बट वी आर ऑल वेरी मच देयर टू हेल्प यू ऑल ऑफ यू। और इंशाल्लाह आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं हैं। बार बार एक बात जो समझानी है और बतानी है आप लोगों को, स्ट्रेस मैनेज करना एक मुश्किल काम है, और मैं बार बार कहा करता हूँ ये आपकी कॉन्सेप्ट्स का, आपके एफर्ट का टेस्ट तो है ही, बट आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी का भी टेस्ट है कि आप कितना साउंड है मेंटली। सो इफ़ यू आर मेंटली साउंड इनफ तो इंशाल्लाह यू विल रॉक। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को बहुत कामयाब करें, और खुशी खुशी आप हमें आके ख़बरें सुनाएं कि सर इंशाल्लाह नाम आ जाएगा, अच्छा टेस्ट हो गया। अब तो फ़ौरन आपको पता है रिज़ल्ट्स भी आ जाते हैं। सो यही दुआ है आप बच्चों के लिए, जीते रहें, खुश रहें, आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।